जो कि राज के अंदर कोलकाता को इंडिया का कैपिटल बना रखा था, और आज की डेट में गुंडा राज और खराब पॉलिटिक्स की वजह से उन्होंने अपनी सारी की सारी प्रेजेंस खो दी है। और अगर तुम लोग आज की डेट में वेस्ट बंगाल को सबसे ज्यादा आलसी स्टेट बोलोगे तो उसमें कुछ गलत नहीं है। वेस्ट बंगाल के अंदर इंडिया की वन ऑफ दी वर्स्ट पॉलिटिकल गेम्स चल रही है। बंगाल के लोग वोट डाल के किसी को सीएम नहीं बनाते हैं, भगवान बनाते हैं, क्योंकि एक सीएम ने वहां पे 23 साल तक रूल किया है और अभी करंट सीएम पिछले 13 साल से रूल कर रही है और आगे कब तक करेगी किसी को नहीं पता। ये आउटरीच की वजह से कोलकाता का गंदा सिस्टम और गंदी पॉलिटिक्स हमारे सामने आई है। बट अगर ग्राउंड रियलिटी देखे तो वेस्ट बंगाल हर साल जल रहा है और इस चीज की नॉलेज उनके खुद के लोगों को भी नहीं है। यहाँ पे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज आई है ना, सबने एक एक करके बंगाल की इकोनॉमी का भट्ठा बिठाया है। मुझे सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, बट यार वेस्ट बंगाल ना अंग्रेजों के राज के अंदर ही सही था, क्योंकि जब से उनको आजादी मिली है तब से इनकी कंडीशन खराब हुई है। पूरे देश के अंदर 4 लाख भिखारी है, जिसमें से 1 लाख भिखारी सिर्फ वेस्ट बंगाल के अंदर रहते हैं और आज की डेट में भी इनकी 75% पॉपुलेशन गांव के अंदर रहती है। वेस्ट बंगाल से उनके पैसे, उनकी क्रेडिबिलिटी और उनका नाम, तीनों चीजें छीन ली गई है। इंडिया की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो कोलकाता के अंदर आई थी। सबसे पहला ट्राम सिस्टम भी कोलकाता के अंदर ही आया था। बट आज की डेट में वेस्ट बंगाल की ग्राउंड रियलिटी ये है कि वहां की सरकार ने उनको इस हद तक खोखला कर दिया है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर वेस्ट बंगाल 28 में से 27वें नंबर पे आता है। इनसे बुरा सिर्फ एक और स्टेट है और वो है बिहार। आज की डेट में इनको बिहार से कंपेयर किया जा रहा है और कहां पे कोलकाता पहले इंडिया की कैपिटल थी। और जिन लोगों को नहीं पता ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता क्या है, उनके लिए बता देता हूं। कुछ पैरामीटर्स के ऊपर स्टेट का कंपैरिजन किया जाता है, ये चीज देखने के लिए कि कौन सा स्टेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन सा स्टेट बुरा परफॉर्म कर रहा है। ये निकालने के लिए 3 चीजों की एवरेज ली जाती है। पहला है एजुकेशन, दूसरा है पर कैपिटा इनकम और तीसरा है हेल्थ। विकिपीडिया के अकॉर्डिंग वेस्ट बंगाल का पर कैपिटा इनकम सिर्फ 1,40,000 रुपीज है। और अगर ये नंबर कंपेयर करने के लिए तुम लोगों को गोवा का बता दूं तो वो 5,32,000 रुपए है। और दिल्ली जो आज की डेट में इंडिया की कैपिटल है, जो किसी टाइम पे कोलकाता हुआ करती थी, उनका भी पर कैपिटा इनकम 4,30,000 रुपए है। और इस पूरी वीडियो को बेटर तरीके से समझने के लिए तुम लोगों को स्टेट को एज एन कंपनी इमेजिन करना होगा, क्योंकि आपके स्टेट के अंदर कोई भी सरकार वो एट द एंड चला तो धंधा ही रही है ना। वो चाहती है कि आप बिजनेस करो और उसके बदले उनको टैक्स मिलेगा। आपकी सरकार आपको बोलती है मैन्युफैक्चरिंग करो और वो उसका सामान ले जाके बाहर बेचते हैं। आपकी सरकार आपको जाके बोलती है कि खेती करो और उसके बाद उस खेती को खरीद के आगे सेल करती है। और इस चीज का ध्यान रखती है कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, इलेक्ट्रिसिटी और पर कैपिटा इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो पाए। तो हर स्टेट के अलग अलग प्लान्स और उनके एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। एट द एंड सरकार के अंदर बैठे हुए लोग हमारे स्टेट या फिर कंट्री को एज अ बिजनेस रन ही कर रहे होते हैं। और अगर तुम लोग ये बेसिक सी बात समझ चुके हो तो तुम्हें आगे की वीडियो समझने में काफी ज्यादा इजी होगा। वेस्ट बंगाल ने अपनी जिंदगी के अंदर 2 बहुत बड़ी गलतियां करी है और उसके अंदर से पहली और सबसे इंपॉर्टेंट गलती थी और वो है डिसीजन मेकिंग। इन लोगों के पॉलिटिशियंस ने हर वो गलत डिसीजन लिया जो एक्चुअल में लिया जा सकता था। इंडिया आज की डेट में सबसे ज्यादा पैसा सर्विसेज को एक्सपोर्ट करके कमाता है और हम सबको पता है कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा सर्विसेज बेंगलोर एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो एक आईटी हब है। ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए अलग अलग स्टेट्स ने भी अपने आईटी हब बनाए हैं, जैसे गुड़गांव, नोएडा, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, इन सबको भी आईटी हब्स के अंदर ट्रांसफर किया जा रहा है। बट इस सब के अंदर आज के डेट में भी रूल बेंगलोर ही कर रहा है, क्योंकि उनके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज थी। बट तुम्हें कैसा लगेगा जब मैं तुम्हें बताऊंगा कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज एक्चुअल में बेंगलुरु के पास नहीं थी, बंगाल के पास थी। सबसे पहले बंगाल के सीएम के पास ऑफर आया था कोलकाता को एक आईटी हब बनाने के लिए, और उस टाइम के सीएम ज्योति बासु ने उस ऑफर को मना कर दिया था, ये चीज बोलते हुए कि अगर कंप्यूटर को इंटीग्रेट किया गया तो ये जॉब्स खा जाएगा। और तुम लोगों को ये चीज सुनने में जितनी लॉजिकल आज लग रही है उतनी ही पहले भी थी। कंप्यूटर के आने से जॉब्स खत्म नहीं हुई है, बल्कि शिफ्ट हुई और पहले से बहुत ज्यादा क्रिएट भी हुई है। और कोई भी लॉन्ग विजन वाले सीएम से आप ऐसी चीजें एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी तो हर डेकेड के अंदर अपग्रेड होनी ही है। अभी रिसेंट के अंदर एआई चल रही है, जिसके अंदर सुनने में आ रहा है कि जॉब्स चली जाएंगी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि इंडिया उसका अडॉप्शन बंद कर देगा। अगर कुछ जॉब्स जाने वाली है तो नई जॉब्स क्रिएट भी तो होने वाली है। और जैसे वेस्ट बंगाल के सीएम ने इस ऑफर को मना किया था, कर्नाटका के सीएम ने हाथ जोड़ के इसको एक्सेप्ट कर लिया था। एंड उसका रिजल्ट तुम लोगों के सामने है, क्योंकि आज की डेट में इंडिया के अंदर जितने भी यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स है ना, उसके अंदर 44% स्टार्टअप बेंगलुरु के हैं। वर्ल्ड के अंदर जितनी भी बड़ी कंपनीज है ना, अगर वो इंडिया के अंदर बिजनेस करने आई है तो उनके 80% मेन ऑफिस सिर्फ बेंगलोर के अंदर है। और टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बेंगलोर के अंदर 44 लाख लोग ऐसे हैं जो सिर्फ आईटी फील्ड के अंदर जॉब कर रहे हैं। और ये वाला डेटा 2021 का है, अभी तो ये नंबर काफी ज्यादा बढ़ गया होगा। और एक सरप्राइजिंग फैक्ट बताऊं, जितनी भी जॉब्स बेंगलोर प्रोड्यूस कर रहा है ना, उसके अंदर से 30% बंगाली फील कर रहे हैं। मतलब बंगाली लोग बेंगलुरु के अंदर जाके जॉब कर रहे हैं, जिसकी अपॉर्चुनिटी उनको सबसे पहले मिली थी, पर उनके सीएम ने कभी उसको क्लेम ही नहीं किया। और जो लोग आज की डेट में भी कोलकाता या फिर वेस्ट बंगाल के अंदर जॉब कर रहे हैं ना, उनका स्टार्टिंग पैकेज 8,000 रुपए है। और उस 8 से 10,000 की सैलरी कमाने के लिए भी ये लोग 2-2 घंटे ट्रेवल करते हैं, 9-9 घंटा काम करते हैं और उसके बाद भी उनको कुछ पैसा नहीं मिलता। अगर वेस्ट बंगाल के अंदर आपके पास 7 से 8 साल का काम करने का एक्सपीरियंस भी है ना, तब भी आपकी एवरेज मैक्स सैलरी 45,000 रुपीज है। वहां के लोगों को इतनी कम सैलरी मिलती है क्योंकि वहां पे कोई बड़ी कंपनी है ही नहीं जो आज की
स्टेट में उनको फीड कर सके। और इसके अंदर जितनी गलती सरकार की है ना, उससे ज्यादा गलती वहां के खुद के लोगों की है, क्योंकि वहां पे ऐसा माइंडसेट नहीं है कि भाई काम करने जाना है, पैसा कमाना है। उनका अलग ही माइंडसेट है। वहां के फैक्ट्री के वर्कर्स काम करने से ज्यादा स्ट्राइक करने के ऊपर ध्यान देते हैं, और वहां की सरकार उनको सपोर्ट भी करती है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर इनके खिलाफ कुछ बोल दिया तो हो सकता है कि हमें वोट ना मिले। एज एन गवर्नमेंट और एज एन लीडर आपका ये फर्ज बनता है कि आपके स्टेट के जो भी लोग हैं, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो आप उनको जाके रोको और उनको समझाओ। मैक्सिमम लोग यूपी के अंदर पटरियों के ऊपर जाके हकते थे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि यूपी सरकार ने उनकी बातों में हाँ मिला के उनके लिए स्पेशल पटरियां बनवा दी कि भैया ये नई वाली पटरियों के ऊपर हको, इसके ऊपर ट्रेन नहीं आएगी। उन्होंने टॉयलेट इंट्रोड्यूस करवाए है ना। अभी वो इंट्रोड्यूस करवाते टाइम आपको शर्म आए, आपको बुरा लगे, आपकी ईगो ट्रिगर होती रहे, आपको कहां पे हगना आपको बताया गया। पर बंगाल की गवर्नमेंट मैक्सिमम टाइम उनकी हाँ के अंदर हाँ मिलाती रहती है और फ्रीबीज बांटने के अंदर ज्यादा ध्यान देती है, जिससे ज्यादा वोट आ सके। जिससे वो एरिया एक्चुअल में बिजनेसमैन के लिए सेफ रहा ही नहीं था, क्योंकि एक अकेला बिजनेसमैन कोई धंधा थोड़ी बना सकता है। उसको ऐसे लोग चाहिए होते जो एक्चुअल में काम करना चाहते हैं, स्किल्ड और काम कर भी रहे हैं। बट वहां के लोगों ने बिजनेसमैन के साथ बदतमीजियां करनी शुरू कर दी थी। एक बार वहां के लोगों ने आदित्य बिरला सर की गाड़ी को रोक दिया और उनको बाहर निकाला, और सिर्फ उनका मजाक बनाने के लिए और उनको नीचा दिखाने के लिए उनके सारे कपड़े फाड़ दिए और उनको अंडरगारमेंट्स के अंदर पैदल अपने घर जाने के लिए बोला। और उसके अगले ही दिन आदित्य बिरला सर ने एक फ्लाइट पकड़ी, मुंबई चले गए और अपने सारे के सारे बिजनेस को बेंगलोर से निकाल के दूसरे स्टेट्स के अंदर मूव कर लिया। उनका वर्क एनवायरनमेंट इतना खराब हो चुका था ना, ये लोग इतने आलसी बन चुके थे ना कि भैया दोपहर के 2 बजते ही सो जाते हैं। 1940s के अंदर कोलकाता इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जॉब्स क्रिएट कर रहा था, और वहां के अगले सिर्फ 30 सालों के अंदर वहां की मैक्सिमम फैक्ट्रीज बंद हो गई थी। सिर्फ 30 सालों के अंदर 56,000 फैक्ट्रीज को वेस्ट बंगाल से मूव करके दूसरी स्टेट्स के अंदर ले गए थे। हालत लिटरली इतनी खराब हो गई थी कि वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट, भूखमरी अपने पीक पे पहुंच चुकी थी। और ये सारी चीजों को देखते हुए वहां के सीएम ने वेस्ट बंगाल के अंदर बिजनेस लाने की कोशिश तो डेफिनेटली की थी, बट उनके खराब ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए वहां पे कोई बिजनेस करना ही नहीं चाहता था। सबको लगता था यहाँ पे पैसा लगा दिया तो पैसा मर जाएगा। स्टिल 2006 के अंदर रतन टाटा सर ने वहां पे नैनो का प्लांट लगाने का सोचा, और सिर्फ 2 सालों के अंदर पूरे देश के अंदर सबसे सस्ती गाड़ी बेचने का प्लान बनाया। उस चीज के लिए उन्होंने कोलकाता गवर्नमेंट से टाई अप भी कर लिया था। फैक्ट्री बनाने के लिए 1000 एकड़ जमीन भी खरीद ली थी, और उन लोगों को प्रोमिस भी कर दिया था कि 1000 लोगों को जॉब्स देंगे, और वो भी उन्हीं लोगों को जिन लोगों से उनकी जमीनों को खरीदा गया है। और इस प्रोजेक्ट के अंदर टाटा कंपनी हजारों करोड़ों रुपए लगा रही थी, बट एक्चुअल में इस प्रोजेक्ट को कभी शुरू ही नहीं होने दिया गया, क्योंकि ममता बनर्जी ने वहां पे हड़ताल कर दी थी। उस टाइम पे ममता दीदी ऑपोजिशन के अंदर थी, और जिन भी लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी थी उन लोगों को जाके भड़काया गया कि भाई तुम लोगों ने सस्ते में बेच दी। अभी वो प्रॉपर्टी सस्ते में बिक रही थी या फिर नहीं बिक रही थी, इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। बस मुझे इस चीज की नॉलेज है कि नैनो आई थी वहां पे प्लांट लगाने, उसको प्लांट लगाने नहीं दिया गया। वहां पे इतने स्ट्रॉन्ग राइट्स होने लग गए थे कि टाटा सर को अपनी खरीदी हुई जमीन छोड़ के भागना पड़ा था। और जब ये सारा इंसिडेंट हो रहा था उस टाइम पे हमारे मोदी जी गुजरात के सीएम थे। उन्होंने रतन टाटा सर को बुलाया और बोला कि अगर आपको नैनो का प्लांट लगाना है तो हमारे गुजरात में लगा लो। और इस काम के लिए टाटा सर को सिर्फ 3 दिनों के अंदर अंदर 1100 एकड़ की जमीन अलॉट भी कर दी थी, और हर वो पॉसिबल चीज दी जा रही थी जिससे उनका बिजनेस जल्दी से जल्दी शुरू हो सके। और एट द एंड उसका बेनिफिट क्या हुआ? आज की डेट के अंदर गुजरात सिर्फ गाड़ियां बेच के 25,000 करोड़ का रेवेन्यू हर साल करता है। बंगाल ने हर उस चीज को ठुकरा दिया जो उनकी इकोनॉमी को संभाल सकता था। जो इकोनॉमी उनकी पहले संभली हुई थी उसको भी लात मार के वहां से बाहर निकाल दिया। और इस सब के अंदर जितनी गलती सरकार की थी ना, उतनी उनके लोगों की भी थी, क्योंकि उनको वर्क कल्चर के बारे में जीरो नॉलेज है। एंड नो ऑफेंस टू एनी बंगाली, बट ये बंगाली लोग आलसी बहुत होते हैं। इनका ना कॉन्सेप्ट है जिसको ये भात घूम बोलते हैं। भात का मतलब होता है लंच को खाना, और घूम का मतलब है सो जाना। वेस्ट बंगाल के अंदर लोगों को कितना भी काम पड़ा हो, ये लोग 2 बजे खाना पीना खा के दुकानें बंद करके सोने चले जाते हैं और सीधा शाम को उठते हैं। इनके स्टेट के अंदर मैक्सिमम आर्टिस्ट पैदा होते हैं, कोई एंटरप्रेन्योर पैदा नहीं होता, और अगर होता भी है तो इन लोगों का कल्चर उनको मार देता है। वेस्ट बंगाल का ना अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चर है, जिसके अंदर वो 4 चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। जब भी उनका बच्चा पैदा होता है ना, तो उनकी उससे 4 ही एक्सपेक्टेशन होती है कि भैया या तो गा ले, या तो नाच ले, या तो बजा ले, या फिर लिख ले। अभी आप लोगों को इनमें से कोई ना कोई चीज तो फॉलो करनी ही पड़ेगी। और दूसरी तरफ इन लोगों का बिजनेस को देखने का पर्सपेक्टिव सिर्फ यही होता है कि यार ये तो बहुत रिस्की चीज है, इसके अंदर कौन ही माथा मारे। तो ये लोग एफिशिएंटली कर नहीं पाते, खुद का काम ये लोग करना नहीं चाहते। इनका कल्चर ऐसा बना हुआ है कि जो इनको पिछाड़ता जा रहा है। ये मैक्सिमम बंगाली लोग दोपहर के अंदर 2 या 3 बजे सोने चले जाते हैं, और दूसरी तरफ तुम लोग किसी गुजराती से पूछो, वो आदमी बिना सोए 3-3 दिन तक काम कर रहा होता है। गुजरातियों को ये चीज बहुत ही क्लियरली पता है कि भैया अगर इतना बड़ा धंधा बनाना है कि उसको एम्पायर बोला जा सके, तो वो बलि मांगता है। वो आपके पसंद की बलि लेगा, आपके रिश्तों की बलि लेगा, और आपकी नींद की बलि लेगा। और ये बेसिक चीजें बंगाल के लोगों को पता ही नहीं है। ये लोग हर दिन पिछड़ते जा रहे हैं और उसके बाद भी खुश है, क्योंकि ये लोग खुद को किसी से कंपेयर नहीं करते हैं। कहते हैं ना कि कंपैरिजन करना बुरी चीज है। अरे थोड़ा बहुत तो करो, पता तो चले कि बाकी स्टेट में चल क्या रहा है। तुम लोग एक्चुअल में इंडिया की नंबर 1 स्टेट थे और आज की डेट में सेकंड लास्ट पे आ चुके हो। आज की डेट में बंगाली ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, वो मैक्सिमम टाइम ऐसा काम करते हैं जिसके अंदर स्किल्स की रिक्वायरमेंट कम हो। गुड़गांव, एनसीआर
श्रीनगर और दिल्ली के अंदर हर 3 में से 1 मेड बंगाली है। पूरे गुड़गांव के अंदर ना अलग अलग रीजन्स के अंदर छोटी और देसी मार्केट्स लगाई जाती है जिसके अंदर आपको बहुत सस्ता सामान मिल जाएगा और उन मार्केट्स का नाम होता है बंगाली मार्केट। एंड आई एम वेरी सॉरी टू से बट एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी ये है कि दिल्ली के अंदर बंगाली वर्ड को एज एन स्लैंग यूज किया जाता है और बंगाल आज की डेट में यहाँ से यहाँ आ चुका है और इसके अंदर सिर्फ बंगालियों की गलती है। और ये वही बंगाल है जिसने इंडिया के सबसे ज्यादा रियल हीरोज प्रोड्यूस करे हैं। राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद और भी कितने सारे हीरोज हैं जो सिर्फ बंगाल ने प्रोड्यूस करे हैं। हमारे इन्हीं सुपर हीरोज ने अपना खून पसीना लगा के बंगाल को बनाया था और आज की डेट में बंगाली उस पूरी लेगेसी को खत्म कर रहे हैं। बंगालियों ने अपने सीखने पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आज की डेट में बंगाली जहां पे भी स्टैंड करते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ बंगालियों की गलती है। चाहे वो पॉलिटिक्स देख लो, चाहे वो वहाँ का माइंडसेट देख लो, चाहे वो वहाँ का कल्चर देख लो। आपका कल्चर बहुत प्यारा है, आपका खाना लिटरली बहुत ज्यादा टेस्टी है, आपकी लैंग्वेज वर्ल्ड की वन ऑफ द स्वीटेस्ट लैंग्वेज है। पर आपकी जो एडवांटेजेस है ये एक्चुअल में आपकी डिसएडवांटेजेस बन रही है क्योंकि आप इन चीजों से आगे हटके कुछ सोच ही नहीं पा रहे हो। बंगाल डे बाय डे और ज्यादा पिछड़ता जा रहा है क्योंकि वो लोग अपनी लर्निंग्स के ऊपर फोकस ही नहीं कर रहे हैं। वो लोग थर्ड ओपिनियन सुनना ही नहीं चाहते हैं। वो लोग अपने कल्चर और माइंडसेट के अंदर इतना ज्यादा बाउंडेड हो चुके हैं कि उनको सामने वाला बोलता हुआ चुभता है। बट तुम लोगों को ग्रो करना है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। तुम लोगों को दूसरे लोगों के माइंडसेट देखने हैं, उनकी बातें सुननी है, उनका पीओवी जानना है और जितना हो सके उतना सीखते रहना है क्योंकि लाइफ के अंदर लर्निंग्स कभी भी खत्म नहीं होती है। ऐसे मैंने भिखारियों के ऊपर एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया जिसकी वीडियो तुम्हें यहाँ मिल जाएगी। अगर तुम लोग देखना चाहते हो तो देख सकते हो।